हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक। आई होप सो आप अच्छे होंगे और आपका जो जीपैट नाइपर का प्रिपरेशन है वो अच्छा चलता रहेगा। तो आज हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रो हो जाए। तो आज हम लोग लेने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जो कि एक अंडररेटेड टॉपिक है मैं समझता हूँ, और जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें से भी एक टॉपिक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नाइपर एज वेल एज द जीपैट एग्जाम। तो अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको नहीं समझता है, आप कोई दूसरा टॉपिक मत कीजिए, बट ये टॉपिक करके जाइए। और मैंने ये अपने पुराने वीडियोस में भी बोला है कि दिस टॉपिक, मतलब ये टॉपिक पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस का भार संभाल के चलता है अपने कंधे पर। सो लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चंस। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो थोड़े इजी हैं, थोड़े टफ भी हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर द पेरेंटल प्रिपरेशंस, ठीक है, फॉर द पेरेंटल प्रिपरेशन इन ग्लास कंटेनर मिनिमम एरिया इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, ये एक्चुअली पूरा आपका वही सब है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। अलग अलग वहाँ पर फॉर्मुलेशंस के अलग अलग एरिया दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से टैबलेट का उन्होंने दिया है, टैबलेट का दिया है, तो आई गेस वो अराउंड 30 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, 30 स्क्वायर मीटर है। तो ऐसे बहुत सारे जो फॉर्मुलेशन है उसके लिए कितने एरिया रिक्वायर्ड है वो सब दिया गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। उसमें भी सर कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको शेड्यूल एम में। ठीक है, शेड्यूल एम में आपको मिल जाएगा। यू कैन हैव अ लुक। मैं कोशिश किया लेकिन बहुत ज़्यादा मिला नहीं, और बहुत बड़ा टॉपिक है वो, तो स्लाइड में डालना मैंने ज़रूरी नहीं समझा बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर मुझे वो वाला टॉपिक चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्या, तो इसका राइट आंसर होगा ये, यानी कि 250 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए रहता है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल फॉर्मुलेशन। वेरी सिंपल, इसमें कुछ समझाने से नहीं था। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैं भी बोलूँ, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और बहुत ही फेवरेट बन जाते हैं फॉर दी एग्जामिनर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आपके बीफा में भी मिलेगा, नाइपर में मिलेगा, जीपैट में मिलेगा, मतलब तीनों जगह आपको मिलने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हम समझते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साउथ अफ्रीका। सो आपको ये याद रखना है, एमसीसी इज द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। बाकी का क्या सर, तो बाकी का है एमएचआरए, एमएचआरए, ठीक है, फॉर यूके, दैट इज मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी बोलते हैं उसका फुल फॉर्म। देन डेनमार्क का होता है कुछ डेनिश मेडिकल रेगुलेटरी, एक बार आप देख लेना। और ब्राजील का होता है एनवीसा। क्या एनवीसा, ये भी कुछ स्पेनिश में ही है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, बोलते हैं एनवीसा, एनवीसा, ठीक है। तो ये सारी, जैसे इंडिया का आपको क्या है, आपको पता है इंडिया का है सीडीएससीओ, ठीक है, CDSCO, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसी या रेगुलेटरी बॉडी होती हैं, जो जिनका रोल ये होता है कि जो भी उस नेशन में, उस देश में जो भी ड्रग्स आ रही हैं, जो मार्केट हो रही है या इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना, ये रेगुलेटरी बॉडी का काम होता है। आई नो आपको पता होगा, बट फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया। तो बहुत सारे कंट्रीज के अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी होते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ मेन है, जैसे कि इंडिया का आपको जानना है। देन यूएस का आपको सबको पता है, यूएस एफडीए। देन ऑस्ट्रेलिया का आता है टीजीए, दैट इज थेरापेटिक गुड एजेंसी, थेरापेटिक गुड्स एजेंसी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और यूके का मैंने आपको बता दिया, मेडिकल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी। देन डेनमार्क का डैनिश करके कुछ है, आप देख लेना। देन ब्राजील का है एनवीसा, शॉर्ट फॉर्म है उसका, कुछ अलग ही स्पेनिश में है, मैं अभी वो याद नहीं कर पा रहा। साउथ अमेरिका, अफ्रीका का एमसीसी है, ठीक है। एमसीसी आपको मालूम है, एमसीसी लाइक ये आपका फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट के प्रिपरेशन में एज अ डाइल्यूएंट यूज होता है, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, साउथ अफ्रीका वाले डाइल्यूट करके पानी पीते हैं, ऐसा। तो एमसीसी किससे डाइल्यूट करते हैं, एमसीसी से। ऐसा आप कनेक्शन बना लीजिए, डाइल्यूएंट, एमसीसी, अफ्रीका वाले, ठीक है, तीन चीज। और इंडिया में आपको तो ये भूलना ही नहीं है, सीडीएससीओ, ये रेगुलेटरी बॉडी है। और जापान का है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर वेलफेयर, ऐसा है, MHLW बोलते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी एजेंसी बॉडी होती है। नाउ मूविंग ऑन, in SPCI, that is State Pharmacy Council, all of the following are ex officio members except। तो यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, एक्सेप्ट पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट वो आंसर को टिक कर देते हैं जो रॉन्ग निकलता है। एक्सेप्ट पढ़िए। तो यहाँ पर एक्सेप्ट क्या होगा, तो पहला ऑप्शन दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द
CEO, देन गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे दूसरे काम होते हैं। वो स्टेट में क्यों आएगा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर एक बार वैसे सेंट्रल में भी नहीं होता, जैसा जो हमारा अभी मोंटू कुमार पटेल जिसके प्रेसिडेंट है, उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस सब में नहीं आते हैं। मोस्टली जो एकदम टॉप पोजीशन के आते हैं तो वो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसको हम लोग DCGI बोलते हैं, वो आएगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बहुत ही आपको एक लॉजिकल आपको थिंकिंग करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सब में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर था। चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एज पर DNC एक्ट, शेड्यूल एन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, शेड्यूल एन इज रिलेटेड विद। तो ये बहुत अच्छे से आप, मैं जब भी आपको बोलूँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर है लिस्ट ऑफ मैक्सिमम इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, गुड। देन एरिया फॉर ओपनिंग रिटेल फार्मेसी, ओके। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंटली रनिंग फार्मेसी एंड दी एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन होलसेल ड्रग स्टोर। अब देखो जो थोड़ा सा स्मार्ट होगा ना उसको पता चल जाएगा कि सर ये और ये दोनों ऑप्शन तो गलत है, और उसको पता है कि इसमें और इसमें ही कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसा दिया है मैक्सिमम और मिनिमम। समझ रहे हो, मतलब कंफ्यूजन आपको कराने के लिए उसने मैक्सिमम और मिनिमम दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बाकी का जो ये है ऑप्शन बी और डी उसको एलिमिनेट करना है, तो अब दोनों में से एक निकालना है। अब इसमें भी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए एन से मिनिमम, ठीक है, एन से मिनिमम एन आ रहा है यहाँ पे, और एन से शेड्यूल एन, ऐसे कड़ी जोड़ो। जीपैट प्रिपरेशन ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है, तो ऐसे ही हमें याद करना पड़ेगा। मिनिमम में एन आता है तो मिनिमम इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, वो शेड्यूल है, वेरी सिंपल। ऐसे आपको याद रखना है, मैक्सिमम तो आएगा ही नहीं, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आई होप सो सबको आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। देन ये भी क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जो शेड्यूल आते हैं, शेड्यूल A B C D, उसमें भी FF1 F2 FF बहुत सारे पार्ट होते हैं, सर कैसे याद रखें। तो आज थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसका आंसर, पहले ये वीडियो पॉज कीजिए और समझिए, डायरेक्ट मत आंसर आप मेरा कॉपी कीजिए, ठीक है। तो एज पर DNC एक्ट, शेड्यूल FF इज रिलेटेड विद पेरिटल प्रिपरेशन, ओके, ऑइंटमेंट, स्किन कॉस्मेटिक एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अब सर इसको मैं याद कैसे रखूँ, तो आइए हम लोग एक अच्छा सा ट्रिक समझते हैं। तो यहाँ पर जो FF लिखा है ना, FF, इसका समझ लो फूफा। फूफा मतलब बोलते हैं हिंदी में कि फूफा यानी जो आपकी पापा की बहन होती है, यानी आपकी बुआ, उनके जो पति होते हैं उनको फूफा बोलते हैं, ठीक है। तो फूफा को आंख में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। फूफा को FF यानी फूफा को, देखिए फूफा का स्पेलिंग क्या होता है, FFUFA, ठीक है। तो फूफा यानी FF को आंख में कुछ प्रॉब्लम हुआ, और आंख से हम लोग को मालूम है कि ऑप्थेल्मिक, तो ये आपका ट्रिक बन गया याद करने का। शेड्यूल FF यानी कि फूफा को आंख में कुछ हुआ, यानी कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में बात कर लिया। बाकी आगे पीछे कुछ भी लगाने दो, फॉर द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, टू रेगुलेट द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, आई डोंट केयर, मुझे ऑप्थेल्मिक दिखा, शेड्यूल FF दिखा, मैं आंसर टिक करके आऊंगा और वो राइट आंसर होगा। ऐसे खेला जाता है क्वेश्चन के साथ। So right answer है ophthalmic preparation. Now, the first edition of IP, that is Indian Pharmacopoeia, was published in year 1940, 1950, 1955, 1985. Very basic question, आपने आपके फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक फार्मेसी में आपको आया होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1955। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो IP के एडिशंस है उनका आपको एक बढ़िया सा चार्ट बना के आपके बुक में लिखना है, ठीक है। मैं अभी क्या करूँगा, एक्सप्लेनेशन में जो स्लाइड्स है, एक्सप्लेनेशन के स्लाइड्स में अलग से डालूंगा, जो मैं इन्फॉर्मेशन और आपको मैं दे सकूँ, ऐसा मैं अभी नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करता हूँ। मैं इसलिए नहीं डाला बिकॉज वीडियो लंबा हो जा रहा है, बट कोई ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो बढ़िया रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम से मैं वो ध्यान दूंगा। तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया था 1955, और लेटेस्ट अभी आया है 2022 में। और आपको ये भी याद रखना है कि किसके चेयरमैनशिप में आया और उसका कलर क्या है, ये सब। तो चेयरमैनशिप अभी आया था डॉक्टर मनसुख मंडाविया, चेयरमैनशिप, ठीक है, चेयर लिख देता हूँ। देन कलर क्या है, तो ऑरेंज है, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे ईयर्स में निकले हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। पहला आपका 1955 में लेटेस्ट एडिशन है 2022 का, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मनसुख मंडाविया, या आप नोट डाउन करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो PCI इज रिकंस्टिट्यूटेड every second year, every third year, every 5 year, every 6 year। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट फैक्ट बेस है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। बट जहाँ मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ, वहाँ मैं डेफिनेटली वो कर रहा हूँ, ठीक है। सो PCI इज रिकंस्टिट्यूटेड इन एवरी 5 year, ठीक है।
राइट आंसर है फायर। रिकंस्टिट्यूटेड मतलब कि जैसे कि आपके कॉलेज में वगैरह जो कमिटीज बनती है तो हर साल वो चेंज होता है ना, तो किसी कॉलेज में 4th ईयर से बनते हैं, किसी कॉलेज में 3rd ईयर से बनते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, रिकंस्टिट्यूट हो रहा है, यानी कि अलग अलग कमेटी के जो मेंबर है वो चेंज हो रहा है, उसका लीडर चेंज हो रहा है। ऐसा ही पीसीआई में होता है, हर 5 साल में यहाँ पर चेंजेस होते हैं मेंबर्स और प्रेसिडेंट में। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पीसीआई के प्रेसिडेंट सबको पता है, बहुत फेमस है आजकल, ठीक है, मोंटू कुमार पटेल जी। तो अभी वो हाल के प्रेसिडेंट है और 5 साल तक वो रहेंगे। तो अभी उनका टेन्योर कब खत्म होगा आई डोंट नो, बट अभी फिलहाल के वो है। तो ऐसे ही यानी कि रिकंस्टिट्यूशन आपको समझिए, ठीक है। तो राइट आंसर है एवरी 5 ईयर पीसीआई में। ओके, ना यहाँ पर कुछ लोग ना बहुत गड़बड़ा जाते हैं, जो एडल्ट्रेटेड डग है, स्पूरियस है, मिस ब्रांडेड है, ये सब ना तीनों से मुझे समझ में नहीं आता है। तो आइए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। सो इफ अ ड्रग इज सो कलर्ड, कोटेड, पॉलिश्ड, तीन दिख गया मुझे। कलर मतलब कि उसको कुछ ऐसा मेकअप कर दिया, जैसा कि आप देखते हैं जो बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइन कैसे मेकअप कर लेते हैं, अगर आपने उनका विदाउट मेकअप चेहरा देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर ड्रग्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम समझते हैं। सो इफ अ ड्रग इज कलर्ड, कोटेड एंड पॉलिश्ड, दैट डैमेज इट्स थेरापेटिक वैल्यू। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ उसको ऐसा कलर किया, ऐसा उसको कोट किया या ऐसा उसको पॉलिश किया कि जो उसका थेरापेटिक वैल्यू था, यानी कि जो वो एक्शन दे रहा था, मान लो पैरासीटामोल बनाया है तो उसको फीवर कम करना था, वो अब उसकी वो थेरापेटिक वैल्यू हो गई फीवर कम करना। और इसमें क्या लिखा है, दैट डैमेज इट्स थेरापेटिक वैल्यू, मतलब उसको ऐसा कलर कोड पॉलिश किया कि जो पैरासीटामोल है वो जो उसका बुखार करने का क्षमता है वो कम कर देता। और इट इज मेड टू अपियर फॉर बेटर और ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू, मतलब कि उसको या तो ऐसा कलर कोड पॉलिश करते हैं कि उसका थेरापेटिक वैल्यू कम हो जाए, या तो उसको ऐसा दिखाने का ऐसा जताते हैं कि उसका थेरापेटिक बढ़ गया, थेरापेटिक वैल्यू बढ़ गया है। तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेटेड, स्पूरियस या मिस ब्रांडेड, ये आर टू। तो एक लॉजिकल बंदा जो रहेगा वो बोलेगा ये लास्ट वाला ऑप्शन गलत है, ये तीन में से ही रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मिस ब्रांडेड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, मिस ब्रांडेड बोला है तो देखिए यहाँ पर आप डेफिनेशन समझो, मिस ब्रांडेड यानी कि यहाँ पर देखो डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसा दिखा, इसमें क्या लिखा है कि मेड अपियर फॉर बेटर और ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू, यानी कि ब्रांड मतलब क्या होता है, ब्रांडेड यानी कि उसको दिखाना एक टाइप का ना, मतलब हम बोलते हैं कि एडिडास या नाइकी का ब्रांड है, ब्रांड मतलब हम एक आइडेंटिटी के तौर पर देखते हैं। तो ऐसा ही मिस ब्रांडेड यानी कि यहाँ पर हम अपीयरेंस की बात करें, कलर कोड एंड ऑल, ये एक अपीयरेंस हुआ, तो इसलिए हम लोग इसको मिस ब्रांडेड बोलते हैं। और यही बात हम लोग बोले एडल्ट्रेटेड है तो उसका एक अलग डेफिनेशन आता है कि वो कुछ ऐसे जगह पे रखा गया है जहाँ पर उसका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लगा, ऐसा उसका डेफिनेशन है। और स्पूरियस ड्रग एक अलग डेफिनेशन है उसका। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं ये तीनों में, तो मैंने एक आपको बढ़िया सा ट्रिक बताया है, मिस ब्रांडेड। ब्रांडेड को आपको याद रखना, अच्छा वो एक इमेज क्रिएट बताता है, यानी कि नाइकी का शूज बोला तो हमारे मन में एक आता है हाँ ब्रांड है वो, यानी उसका एक इमेज क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ उसका एक अपीयरेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मिस ब्रांडेड में उसका अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, यानी उसका थेरापेटिक वैल्यू हम यहाँ घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि उसका अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिस ब्रांडेड हो गया, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझा, ठीक है। Okay, moving on to the next question. So pack size is covered under Schedule P, Schedule P1, Schedule R and O. अब एक जो बंदा पढ़ते आ रहा है उसको पता है कि ये और ये नहीं है, यानी सी एंड डी ऑप्शन नहीं है, ये दोनों में से एक है सर, लेकिन मैं कंफ्यूज होने क्या गया। इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए, पैक साइज ऑफ ड्रग, ठीक है। तो इतना याद रखो, पवन, देखो ये P1 है ना, तो मैंने उसको लिख दिया कि भाई पवन। पवन आपका कोई दोस्त होगा या कोई कोई भी होगा आपका रिश्तेदार को, तो पवन यानी P1, पवन ने पैक पैक लगाया, पैक बोलते हैं ना, समझ जाओ। तो पवन ने पैक लगाया, तो पवन यानी P1 पैक लगाया, तो पैक साइज ऐसे याद रखो। और जो शेड्यूल पी है, सिर्फ पी है, वो लाइफ पीरियड के बारे में बात करता है, उसका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग का, ठीक है। तो जैसे आप कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है, लाइफ पीरियड, ओके, चलो हो जाने दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ पीरियड, पैक साइज P1, पवन ने पैक मारा, इतना आपको याद रखना है। चलो, सो शेड्यूल P1 इज ए राइट। Now, for license granted to sell by retail the specified in Schedule C, C1, require form number, ये गलत हो गया, फॉर्म नंबर कौन सा है, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, 20, 20B, 21 और 21B, ये तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज फॉर्म 21 लगता है, फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू सेल द रिटेलिंग ऑफ द ड्रग्स, ओके, एज पर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। तो इसका एक ना बहुत एक चार्ट है फॉर्म का, तो आई होप सो मैं उसको एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें मैं आपको ट्रिक बता दूंगा।
फिलहाल अभी नहीं बता पाऊंगा बिकॉज वो बहुत सारे फॉर्म्स है उसमें, तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर शेड्यूल पी, देखो शेड्यूल पी मुझे याद आना चाहिए लाइफ पीरियड के बारे में, पैक साइज के बारे में। तो शेड्यूल पी कार्बोनिसिलिन कौन सा ड्रग का है? मैंने लास्ट वीडियो में इसके ऊपर वीडियो भी बना है, लास्ट मतलब पुराना वीडियो। तो कार्बोनिसिलिन यानी कि जो पेनिसिलिन का भाई है, ठीक है। सोडियम पाउडर शुड बी स्टोर्ड इन एट, इसका राइट आंसर बता दो। चल, इसका राइट आंसर है, मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, रेड सर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये कुछ ऐसी चीजें जो आप नोट डाउन कर लीजिए, आई गेस नहीं आएगा, बट फिर भी अगर कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट देना हो तो आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आई गेस। ओके, सो या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आई गेस पूछ सकते हैं। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डी टी ए बी हैज डैश एक्स ऑफिशियल नंबर, इट इज 5, 6, 4 या तो 8। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 8, ठीक है। यानी कि एक्स ऑफिशियल नंबर यहाँ पर 8 होंगे इन DTAB। सो इसका फुल फॉर्म है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आते हैं। ये क्या करता है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत गवर्नमेंट को जो भी ड्रग्स आ रहे हैं उसको रेगुलेट करने में ये मदद करता है और मेक श्योर करता है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो पूरे हमारे इंडिया में अच्छे से लागू हो रहा है कि नहीं, एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इसका रोल होता है। लेकिन रोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, वो आपको याद रखना होगा। बाद में इसमें नॉमिनेटेड मेंबर आते हैं और एक आई गेस इलेक्टेड मेंबर आते हैं, वो आपको याद। नाउ मूविंग ऑन, फॉर शेड्यूल एक्स यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग स्पेशल लेबलिंग इज रिक्वायर्ड। तो ये भी मुझे पता है आपको नहीं आएगा, बट यहाँ मैं आपको वापस वही वाला जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो बंदा होगा वो समझ जाएगा, लॉजिकल बंदा होगा वो समझ जाएगा ए और डी तो होने वाला नहीं है, मुझे इसको कंफ्यूज करना है, इसके लिए वो बी और सी में ही देखो सेम सेम ऑप्शन है, सिंबल एन सिंबल एन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये आप ये चीज़ें ना आप नोट डाउन कर लो, इसमें एक्सप्लेनेशन करना कुछ है नहीं। एक्चुअली होता क्या है, जो शेड्यूल एक्स के ड्रग होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, वो एक्चुअली यूज होता है कुछ ऑपरेशंस के टाइम जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वहाँ पर एज एनाल्जेसिक यूज किया जाता है। तो उसका जो लेबलिंग होता है, तो लेफ्ट कॉर्नर पे, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे उसका जो एक लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लेवल किया जाता है शेड्यूल एंड करके, वही इसमें लिखा है और कुछ नहीं। ज़्यादा टेक्निकल है ये क्वेश्चन, बट ठीक है, आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो। नाउ मूविंग ऑन दी क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग्स। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है मेटफॉर्मिन। मोस्टली शेड्यूल जी ड्रग पहले क्या होता है वो समझते हैं। तो ये ऐसे ड्रग होते हैं जो मेडिकल सुपरविजन में लिया जाता है। मेडिकल सुपरविजन यानी कि नर्स में या नर्स के सामने या कोई RMO हो उसके सामने। तो मोस्टली इसमें तो वैसे ड्रग्स आते हैं जो हार्मोन्स के ड्रग होते हैं। अब मेटफॉर्मिन भी दे दिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। तो हार्मोनल ड्रग जो होते हैं वो आते हैं इसमें, तो दैट इज टेकन अंडर दी मेडिकल सुपरविजन। तो आप शेड्यूल जी को कैसे याद रख सकते हो, जी फॉर गांधी जी। तो गांधी जी जो है वो हमेशा जो दवाई खाते थे वो अंडर मेडिकल सुपरविजन ही खाते थे, मतलब नर्स के सुपरविजन में या डॉक्टर्स के सुपरविजन में, बिकॉज वो गांधी जी थे, दैट्स व्हाई। तो ऐसा आप याद रख सकते हो, शेड्यूल जी अंडर मेडिकल सुपरविजन के साथ ही वो ड्रग्स ले सकते हो। तो मेटफॉर्मिन इज द राइट आंसर। Now grant of license to manufacture drugs require form number 24, 25, 26 या 27। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, सो जो राइट आंसर है वो है फॉर्म नंबर 25, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है फॉर्म जो भी है। और अगर आपको इसमें कुछ डिटेल वीडियो चाहिए तो अगर आपका डिमांड रहेगा तो मैं बना दूंगा, डोंट वरी। और अगर आपने ये फॉर्म्स जो भी है वो आपने याद किया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आप जा रहे हो। और ऐसे ही फॉर्म्स को आप याद करते रहिए, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, दैट्स वाई मैं ये बोल रहा हूँ। सो ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन था, जी हाँ। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया, ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो आई होप सो आप समझ रहे हो कि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं। जहाँ मैं सोचा कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो वहाँ मैंने कर दिया। सो डोंट वरी, जो कॉन्सेप्चुअल होंगे वहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड है अभी, दैट्स वाई मैं वीडियो को लंबा भी नहीं रखना चाहता। सो इसी के साथ शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही बढ़ता है। आपका भी बढ़ेगा, सामने वाले का भी बढ़ेगा, और 3 लोगों का बढ़ेगा, आपको पता है वो डायलॉग। सो चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।